स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का साइंस का कौन सा चैप्टर, 5वां है ना, 5वां चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन आंसर इसमें देखेंगे। ठीक, चैप्टर पूरा समझा दिए हैं, 3 पार्ट में बनाए हैं कि 2 पार्ट में, देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, लाइट नहीं है इसलिए PDF से बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आंसर को PDF में ही ठीक होगा, बोर्ड में मिटाते रहेंगे, लिखते रहेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसी से समझिए बढ़िया होगा, है ना। फ्लैश लाइट अभी जला के काम कर रहे हैं, देखिए पूरा अंधेरा है। मोबाइल से फ्लैश लाइट जला लिए हैं। तो चलिए खैर देखते हैं। बारिश जब तक रहेगी थोड़ा दिक्कत है लाइट उठ का। पहला क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिका में तुलना करो। तुलना मतलब अंतर बताना है। ठीक है, जो कि पिछला ही पार्ट में बताए थे, और उस समय बोले थे कि क्वेश्चन आंसर में नहीं कराएंगे, लेकिन करा ही दे रहे हैं सबको, है ना। देखिए क्या अंतर है। जंतु कोशिकाएं आकार में छोटी होती है, तो इसका उल्टा इधर बड़ा होता है। पादप कोशिका, पादप मतलब पौधा वाला, है ना। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता है ना। और पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली सेलुलोज की और कोशिका भित्ति चारों ओर से घिरी होती है। सेलुलोज की प्लाज्मा झिल्ली सेलुलोज की कोशिका भित्ति द्वारा चारों ओर घिरी रहती है। मतलब प्लाज्मा झिल्ली एक रहता है, उसके ऊपर में एक और झिल्ली कोशिका भित्ति होता है ना। ऐसे समझा चुके हैं सबको, खाली यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देना मेन मकसद है, समझाने को तो पूरा समझा दिया। ठीक है, तीसरा, एक कोशिकी प्रोटोजोअन यूग्लिना के अतिरिक्त किसी भी जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। मतलब जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होता, लवक। लवक किसको कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल सब होता है ना, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो बोले थे जंतु में नहीं होता है ना। कुछ कुछ जंतु में ये सूक्ष्म जीव है ना, ये प्रोटोजोअन यूग्लिना, ये सब सूक्ष्म जीव है, वो सब में रहता है, वो सब में प्रकाश संश्लेषण हो जाता है ना। बाकी पादप कोशिका में लवक होता है। लवक यानी कि वही ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो रहता है, क्लोरोप्लास्ट, उसी से बताए थे कि क्लोरोफिल उसमें होता है, और उसी से ये अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो मानव में नहीं होता या अन्य जंतु में वो लवक नहीं होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए हम लोग अब स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ अनेक छोटी तथा अस्थायी होती हैं। रिक्तिका बताए थे जंतु में, हम लोग में छोटा छोटा होता है, अस्थायी, लेकिन पादप कोशिका में अस्थायी होता है और बड़ा होता है ना। जंतु कोशिकाओं में एकल अत्यधिक जटिल तथा महत्वपूर्ण सुस्पष्ट गोल्जी उपकरण होता है। जंतु कोशिका में सुस्पष्ट गोल्जी उपकरण है, बल्कि पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम नामक गोल्जी उपकरण की अनेक सरलतर इकाएँ होती है। मतलब गोल्जी उपकरण सही से नहीं होता है इसमें, जो पादप कोशिका में है ना, पूरा सुस्पष्ट नहीं होता है। जंतु कोशिकाओं में तारककाय तथा तारक केंद्र होते हैं, पादप कोशिका में तारककाय और तारक केंद्र का अभाव होता है। तो ये सब इसका अंतर हो गया। देखिए स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा, देखिए पूरा स्क्रीन ठीक है, स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा ताकि आप लिख सकें ये वाला। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है, तो ये भी बता चुके थे पिछला पार्ट में। तो फिर भी एक बार देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक ये छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक, और यूकैरियोटिक थोड़ा बड़ा होता है ना, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक। केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं रहता है प्रोकैरियोटिक में, है ना। केंद्रक के क्षेत्र या केंद्रक का भाव केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, नहीं घिरा होता है ना। केंद्रक झिल्ली से, केंद्रक नहीं रहता है, केंद्रक का जो भाग रहता है, केंद्रक कहाँ बीच में रहता है, और ये जो केंद्रक का भाग यहाँ केंद्रक के नहीं है, तो फिर केंद्रक झिल्ली कहाँ से रहेगा, तो केंद्रक झिल्ली नहीं होता है इसमें, है ना। केंद्रक अनुपस्थित और केंद्रक उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक जो है केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। केवल एक गुणसूत्र होता है इसमें, और इसमें 1 से अधिक गुणसूत्र होता है यूकैरियोटिक में। केंद्रक अनुपस्थित होता है, तब ये बोल दिए यहाँ उपस्थित होता है। झिल्लीबद्ध कोशिका अंगक अनुपस्थित होती है, यानी कोशिका अंगक में कोई झिल्ली नहीं रहता है, और इसमें कोशिका अंगक में झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, किसमें, ये
यूकैरियोटिक में। अगला है कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। इसको सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस या मियोसिस ये सब इसमें नहीं होता है, बल्कि इसमें कोशिका विभाजन सूत्री या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा होता है। सूत्री को मियोसिस कहते हैं और सूत्री माइटोसिस, है ना। तो ये सबका अंतर समझा चुके थे बढ़िया से, सभी चीज़ को समझा दिए, खाली यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ठीक ये ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ये रहा। प्लाज्मा झिल्ली, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली किसको? बाहर वाला सबसे, है ना, पादप का सबसे बाहर वाला, तो फट जाए या टूट जाए तो क्या होगा? ये सब बिखर जाएगा पूरा कोशिका, है ना। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो कोशिका के भीतर होने वाली क्रियाएं संभव नहीं होगी, अतः कुछ समय में कोशिका नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये अगर फट गया तो कोशिका नष्ट हो जाएगा, कि इसका अंदर जितना भी अंग है वो सब, या कोई जितना भी काम होता है वो काम ही नहीं होगा, इधर उधर हो जाएगा सब अंग, है ना, पूरा कोशिका नष्ट हो जाएगा। कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा तो सब बिखर जाएगा उसका। यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? गोल्जी उपकरण क्या है, याद कीजिए। गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी, वो परिवहन का काम करता है ना, प्रोटीन सबको इधर से उधर ले जाता है। तो गोल्जी उपकरण चिकने चपटे व नलिकाकार उपकरण समूह के रूप में केंद्रक के पास उपस्थित होता है। यह प्राय समांतर पंक्तियों में एक ढेर के रूप में होते हैं और श्रवण का कार्य करते। श्रवण तो बहता, इधर उधर ले जाने का, है ना, बहन, श्रवण और बहना। इसका मुख्य कार्य कोशिका में संश्लेषित पदार्थों के पैकेज बनाकर कोशिका के अंदर या बाहर के लक्ष्यों को भेजना। तो इसमें पैकेजिंग होता है, भोजन को पैक करता है ये जो भी बनता है उसमें कोशिका में, और उसको पैक करके और एक जगह से दूसरी जगह जहाँ ज़रूरत है अपने लक्ष्य तक पहुँचाता है। यह लाइसोसोम को भी बनाने में सहायता करता है। यदि गोल्जी उपकरण कोशिका में नहीं होगा तो श्रावण का कार्य, संश्लेषित पदार्थ के पैकेज करना, अंदर व बाहर स्थानांतर यानी इधर उधर ले जाना सब बंद हो जाएगा, और यहाँ तक कि लाइसोसोम बनने की क्रिया भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो भोजन को बना के इधर उधर ले जाना काम करता है यह गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम भी बनाता है। तो ये दोनों काम रुक जाएगा, है ना, नहीं हो पाएगा अगर गोल्जी उपकरण ना रहे। तो ले सकते स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं ये पांचवा क्वेश्चन। हाँ, पांचवा क्वेश्चन है कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है? बिजली घर कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के बिजली घर है। ये दोहरे आवरण से घिरा होता है और इसमें कोशिका के भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। मुक्त हुई ऊर्जा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित हो जाती है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। इनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, जिससे अपने लिए ये प्रोटीन संश्लेषण भी कर सकते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा इसका लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कौन चीज़? कोशिका झिल्ली बनाने वाला है कहाँ होता है? खुरदरी अंतद्रव्य जालिका, है ना। कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाला प्रोटीन कोशिका द्रव में पाई जाने वाली खुरदरी अंतद्रव्य जालिका द्वारा संश्लेषित होती है। लिपिड का निर्माण चिकनी अंतद्रव्य जालिका द्वारा कार्बनिक कणों के स्रावन से होता है। ये प्रोटीन व लिपिड ही कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और लिपिड मिलकर करता है, और ये प्रोटीन और लिपिड बनता है अंतद्रव्य जालिका में। एक होता है चिकनी वाला जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER कहे थे, और वो खुरदरी और रफ वाला RER, है ना। तो वो SER चिकना वाला जो है उसमें वसा बनता है, चिकना वाला में वसा बनता है, ई वाला में RER जो खुरदरी है उसमें प्रोटीन, यार यही दोनों वसा और प्रोटीन मिल करके कोशिका झिल्ली जो बाहर का झिल्ली है उस झिल्ली को बनाता है। आए बात समझ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो अमीबा देखिए कैसे करता है। अमीबा अंतःग्रहण विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। इसकी कोशिका झिल्ली अत्यधिक लचीली होती है ना, लचक पचक इधर उधर हो जाता है, इसका कोई आकृति नहीं, कहीं पे ऐसा रहेगा, कहीं पे ऐसा हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, है ना, कोनो आकृति इसका नहीं,
जिसके कारण यह बाहर के वातावरण से भोजन के कण और अन्य पदार्थ ग्रहण कर लेता है। इस कार्य के लिए इसके कूटपाद आगे की ओर बढ़कर भोजन के कण को पूरा घेर लेता है और इस प्रकार भोजन जीव द्रव्य तक पहुंच जाता है। ठीक, नहीं समझ में आया? देखिए कैसे चित्र की सहायता से थोड़ा कोशिश करते हैं समझाने का। जैसे कोशिका ये ऐसा है, कोशिका का चीज अमीबा, मान चलिए इसको यहाँ पे खाने वाला चीज़, ये रहा खाने वाला चीज़ मिल गया, तो क्या करेंगे, ये वाला कण को अगला स्टेप में अपना शरीर को कुछ इस तरह से, थोड़ा गड़बड़ हो गया, अपना शरीर को कुछ इस तरह से बनाएगा, इस तरह से करके, अरे जो खाने वाला है इसको थोड़ा अंदर ले आता है, इतना पूरा मोड़ दिया। अब फिर अगला स्टेप में क्या करेगा, जो खाने वाला है इसको पूरी तरह से लपेट लेता है। ठीक है, इस तरह से करके पूरा इतना हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला स्टेप में ये वाला खाने वाला को धीरे वैसे लपेट के ये अंदर ले आता है, अंदर घुसा देता है। ठीक है, तो ये जो घूम रहा है यहाँ पे वाला जो अंग है इसको कूटपाद कहेंगे। ये वाले दोनों अंग जो बन रहा है उसको कूटपाद कहते हैं, कूटपाद। ठीक है, तो कूटपाद की सहायता से भोजन को घेर लेता है। तो इसका एक एक कोशिका रहता है, यही एक ही कोशिका है, उसको बस लटपटा देता है, भोजन में पूरा लड़बड़ा देता है और लड़बड़ा के उसको ले लिया, अंदर चलिए। उसका मुंह हाथ पैर कोनो नहीं रहता है, एक एक अंग से सब काम होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। परासरण क्या है? हाँ, परासरण बताए थे लास्ट वाला वीडियो में, परासरण और एक का था विसरण। देखिए परासरण किसको कहेंगे, वर्णात्मक पराग में झिल्ली द्वारा पानी के अणुओं को उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की तरफ गति परासरण कहलाता है। पानी की गति उसमें घुले हुए पदार्थ पर निर्भर करता है। तो ये पिछला वीडियो में भी बता दिए थे, स्क्रीनशॉट कर लेते चलिएगा, क्वेश्चन आंसर लिखने में आसानी होगा। निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो, इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू के कप बन जाए। खोखला करके आलू का कप बना देना। इनमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। अब ए को खाली करो, कप बी को 1 चम्मच चीनी डालो, सी में 1 चम्मच नमक डालो तथा उबले आलू से बनाए गए कप डी में 1 चम्मच चीनी डालो। बाप रे बाप, क्या क्वेश्चन है ऐसा, एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, फिर और है उबले आलू से बनाए गए डी में चीनी डालो। आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रहने के पश्चात उनका अवलोकन करो। निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। बी तथा सी खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया, इसका कारण वर्णन करना है। ए आलू इस प्रकार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ए आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ए तथा डी आलू को खाली भाग में जल एकत्रित क्यों नहीं हुआ, वह इसका वर्णन करें। इतना लंबा क्वेश्चन है कि का ऊपर पढ़े भुला गए। चलिए इसको लिख के पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। बाप रे बाप, हाँ 2 भाग में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए पहला का आंसर होगा आलू बहुत सी कोशिकाओं से बना हुआ होता है। कोशिका तो रहेगा, आलू है तो बहुत ज़्यादा। कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली अर्धपराग में होती है। आलू ए व सी में खाली भाग में क्रमशः चीनी तथा नमक भरा है, जबकि दूसरे बाहरी भाग में पानी के संपर्क में, अतः पानी का सांद्रण आलू के अंदर की तुलना में बाहर के बर्तन में अधिक होता है। अतः पानी की गति परासरण के कारण बाहर के बर्तन से आलू के अंदर चला जाता है ना। तो पानी अंदर चला जाता है क्योंकि उसका सांद्रता कम है, कम से बेसी की ओर जाता है परासरण विधि से झिल्ली अर्धपराग में झिल्ली द्वारा। आलू बी और सी में पानी भर जाता है, अतः बी सी में पानी भर जाएगा। दूसरा का आंसर होगा इस प्रयोग में खाली कप ए इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह दर्शाता है कि यदि 2 विलयन लिए जाए जिनका सांद्रता बराबर होता है तो पानी के अणु में कोई गति नहीं होती है। हाँ, दोनों का अगर बराबर सांद्रता हो तो पानी की गति में कोई गति नहीं होता है, जैसे बताए थे पिछले वीडियो में। और जो गति नहीं होता है उसको बोलते हैं समपरासरण दाबी, है ना, समपरासरण दाबी बताए थे पिछला वीडियो में परासरण के प्रकार में। तीसरा है आलू कप ए व डी में पानी इसलिए नहीं भरता क्योंकि आलू कप डी उबले हुए आलू से बना है तथा इसकी कोशिकाएं मृत हो गई। अब डी वाला में उबला हुआ आलू था तो उबाल दिया, माने उसका कोशिका सब मर गया। कोशिका उबाल दिया आलू को तो कोशिका मर जाता है, तो उसका कोशिका झिल्ली अर्ध पराग में तक खो देती है। तो मतलब कोशिका झिल्ली का भी जो काम रहता है अंदर और बाहर करना, वो उसका काम
खत्म हो जाता है, अपना गुण खो देता है। अतः परासरण नहीं होता, जिससे पानी बाहरी बर्तन से आलू में प्रवेश नहीं करता। आलू कप ए को खाली रखा गया है, अतः अर्धपरागमय कोशिका झिल्ली के दोनों तरफ का सांद्रण बराबर होता है। अतः पानी के अणु बाहर से अंदर की तरफ गति नहीं करते, अतः आलू कप ए और डी पानी नहीं भरता। ठीक है, ये आंसर लिख लीजिएगा, है ना। ये मेन क्वेश्चन है, वही परासरण पर आधारित है ना। परासरण में बताया था ना, निम्न से ऊंच की ओर जाएगा अर्धपरागमय झिल्ली से, तो वही चीज़ यहाँ हुआ है। ए और डी में पानी इसलिए नहीं घुसा क्योंकि उसका कोशिकीय मॉडल है, तो वहाँ पे परागमय कहाँ से होगा, है ना। तो इतना ही क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो खैर अभी देखिए जितना अभ्यास में क्वेश्चन है उतना ही करा रहे हैं। उसके बाद जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, एक नंबरी क्वेश्चन जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है टिक लगाने वाला, वैसा क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज करा देंगे। जितना क्वेश्चन बनता है सब, एक नंबरी क्वेश्चन, 2 नंबरी क्वेश्चन, 3 नंबरी, इस तरह का पूरा नंबर वाइज करा देंगे, है ना। चैप्टर खत्म हो गया वही सब शुरू करेंगे, ऑप्शनल वाला शुरू करेंगे। ऑप्शनल वाला हर चैप्टर से 50-60 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बन पाएगा 20-30 उतना सभी को करा देंगे, है ना। अभी फ़िलहाल अभ्यास का खाली प्रश्न देखिए, और क्वेश्चन किताब के बीच बीच में जो क्वेश्चन रहता है वो सब अपने से भी कर लीजिएगा। पूरा चैप्टर तो समझा ही दिए हैं, इतना क्वेश्चन समझा दिए तो अपने से हो जाएगा। अगर अभी चाहेंगे कि एकदम जितना क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बीच बीच में वो सबको भी कराते रहें तो एक चैप्टर में फिर 8-10 ठो क्लास लेना पड़ेगा तब कंप्लीट होगा। इसीलिए समझा दिए, क्वेश्चन वहीं से है। जैसे अभी जितना यहाँ क्वेश्चन देखें कोई अलग क्वेश्चन नहीं था, है ना। जितना पढ़ा चुके हैं वहीं से क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, इसलिए अपने से करिएगा। नहीं सब देखिए कोई क्वेश्चन था अलग, प्रोकैरियोटिक बतावे किए थे, पादप कोशिका जंतु कोशिका बतावे किए थे। इस प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो क्या होगा, इस ऐसा नहीं बताया था, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली का काम बताया था ना, तो फट जाएगा तो क्या होगा उसको लिख ही सकते हैं। जैसे गोल्जी उपकरण ना हो तो क्या होगा, इस तरह से बोल के नहीं बताए थे कि ना हो तो क्या होगा, लेकिन बताए थे कि गोल्जी उपकरण क्या होता है। तो जो गोल्जी उपकरण क्या होता है, क्या काम करता है, तो अगर वो नहीं रहेगा तो वो काम नहीं होगा, बस वही आंसर है इसका। कौन सा बिजली घर है इसे बतावे किए थे ना। तो कोई भी क्वेश्चन खाली यहाँ पे लिखा हुआ रहता है अलग अलग, थोड़ा सा घुमा फिरा के, बाकी जितना समझा है वही सब रहेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सब क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा वर्ड खाली बनाना पड़ेगा अपने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उत्तक, है ना, कोशिका का उत्तक पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।